Hello friends, welcome to Manu Law Classes. Now in this video we are going to discuss the most important news from the Hindu edition of 22nd August 2022. Now आज थोड़ा सा एडिटोरियल और एक्सप्लेनर सीरीज थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है. वहाँ पे हम डेटा प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो एक एडिटोरियल आया है ओपेड पेज पे. सो वी आर गोइंग टू डू दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल to understand the data protection thing, because recently the bill has been withdrawn by the government and government has said it is going to introduce multiple legislation for data privacy, for protecting data privacy. कुछ problems थे इस bill के साथ, so that's why the bill has been withdrawn, but central issue remains. So we are going to see about this bill. Then we are going to study about the facial recognition technology used by the Delhi police. दे आर बीइंग यूज्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो. उसको लीगल बैकिंग है या नहीं है, दिट इज़ लीगली ऑथराइज और नॉट. वी आर गोइंग टू सी दैट थिंग इन द एक्सप्लेनर सीरीज. सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़. द फर्स्ट न्यूज कंसर्निंग अ चाइनीज कंपनी दैट इज कॉल्ड एज हुआवेई. तो हुआवेई जो है इट इज़ नोन फॉर 5G टेक्नोलॉजी. ठीक है, अब रिसेंटली हमने देखा था कि अगस्त 1 को 5G ऑक्शन कंक्लूड हुआ इंडिया में, वेयर गवर्नमेंट हैज़ अर्न रुपीज़ 1.5 ट्रिलियन एंड रिलायंस जियो हैज़ एमर्ज्ड एज द सिंगल लार्जेस्ट बिडर फॉलोड बाय भारती एयरटेल. मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है गिविंग डिटेल अबाउट द 5G टेक्नोलॉजी, द डिफरेंस बिटवीन 5G, 4G, 3G, 2G, 1G एंड ऑल्सो द सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट. दैट वीडियो यू कैन एक्सेस एट मनु लॉ क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड यूट्यूब चैनल. सो अब यहाँ पे आते हैं हुआवेई के बारे में. अब देखिए, इसको समझने के लिए बस आपको एक ही चीज़ की समझने की ज़रूरत है कि ये एक चाइनीज़ कंपनी है. ठीक है, जैसे कि आपने ZTE सुना होगा, ZTE, Xiaomi. सो दीज आर सम ऑफ द चाइनीज़ कंपनी. अब ये जो हुआवेई है, ओके, इट इज़ नोन फॉर इज 5G टेक्नोलॉजी. फाइन. So यहाँ पे this company has now announced that is going to scale down its research and development operations, and this scaling down of research and development operations can lead to affect 3,500 job losses in India. Now इसका जो R&D campus है वो बेंगलुरु में है. Now over here some of the things which have been cited by the company is that there are income tax searches. Then 5G, Huawei, it was excluded from 5G telecom trials. So when Department of Telecommunication asked the companies to conduct 5G trials in India for rollout of service, Ashwini Vaishnaw, he has declared that by October 2022, 5G services will be rolled out in India. But this company was excluded from 5G trials in India. Okay. उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो एक लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था इनकम टैक्स के थ्रू. इनकम टैक्स सर्चेस भी हुए थे और एक लुकआउट नोटिस था इनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दैट इज़ ली जियोंगवेई. ओके, सो यहाँ पे इनकम टैक्स के जो सर्चेस हैं, ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन. सेकेंड रीजन इज़ कि देयर इज़ मैनी इनफॉर्मल रिस्ट्रिक्शंस. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू विल सी दैट दिस कंपनी इज़ फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कंटिन्यू R&D एक्टिविटीज़, क्योंकि गवर्नमेंट ने इंक्लूडिंग होम एंड एजुकेशन मिनिस्ट्रीज के जो बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं उन्होंने फॉर्मल रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं फॉर ऑन दिस कंपनी फॉर कोलाबोरेटिंग ऑन एनी क्रिटिकल इकोसिस्टम प्लेयर्स सच एज यूनिवर्सिटीज़. मीन्स हुआवेई कैनॉट कोलाबोरेट विद यूनिवर्सिटीज़, स्टार्टअप्स, एनालिटिक्स फर्म्स इन इंडिया. ओके, उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि चाइना से जो Huawei experts हैं who are coming from China, they are also not able to get visa to visit India. So this is some of the reasons. और जो main reason वो ये है कि जो Huawei कंपनी है वो पहले से ही 2G, 3G, 4G मार्केट से बाहर है. अब उसको 5G ट्रायल में भी पार्टिसिपेट करने नहीं दिया गया है. So that is also one of the reason that this company is scaling down its R&D activities in India. The next is car blast in Moscow which has killed daughter of key Putin aide. तो यहाँ पे we are talking about a car blast which has taken place in Moscow and which has killed the daughter का जो नाम है that is Daria Dugina. Okay, she was 29-year-old. She has been killed. Now if you will just see that she is the daughter of Alexander Dugin, who is considered as a brain of Putin. Okay, he is called as Putin's brain. Fine.
नाउ ओवर हियर इफ यू विल जस्ट सी दैट अलेक्जेंडर डुगिन का एक कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड एज रशियन वर्ल्ड कॉन्सेप्ट. So here he emphasizes on spiritual and political ideology that emphasizes traditional values, restoration of Russia's power, and unity of all ethnic Russians throughout the world. Now friends, coming over here, so let's come to this fight for survival. यहाँ पे जो एक पॉइंट आपको लिखना है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा टेररिस्ट ग्रुप कौन से रीजन में एक्टिव है. जैसे कि आपको अलकायदा पूछ सकते हैं, तो अलकायदा या इस्लामिक स्टेट, देन दे कैन आस्क यू अबाउट अल शबाब, देन लश्कर तैयबा, लाइक दिस टाइप ऑफ डिफरेंट टेररिस्ट ग्रुप्स ये क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट अल शबाब. ठीक है, अल शबाब जो है वो ऑफशूट है. ऑफशूट मतलब एक ग्रुप से निकला है, अलकायदा से ही निकला है अल शबाब. ये एक्टिव है सोमालिया और बाकी नॉर्दर्न अफ्रीकन रीजन में. इफ यू विल जस्ट सी कि इस आर्टिकल में एक नाम आएगा दैट इज कॉल्ड एज हॉर्न ऑफ अफ्रीका. ठीक, नाउ व्हाट इज दिस हॉर्न ऑफ अफ्रीका? सो इफ यू विल जस्ट सी अफ्रीकन मैप, ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके का होता है. तो ये जो बाहर जो प्रोजेक्टिंग एरिया है इसको कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका. फाइन, तो सोमालिया यहीं पे लोकेटेड है. यहाँ पे एक टेररिस्ट ग्रुप एक्टिवेटेड है जिसका नाम है अल शबाब. अल शबाब. ठीक, अब सोमालिया जो है इसको हम फेल स्टेट भी कहते हैं. रिसेंटली अल शबाब ने 20 लोगों को मारा है एक बहुत ही अपस्केल पॉश होटल में इन मोगादिशु विच इज़ द कैपिटल ऑफ सोमालिया. फाइन, अगर हम पूरे सोमालिया की बात करें तो जो सोमालिया की गवर्नमेंट है उसका जो रिट है वो सिर्फ कैपिटल में ही रन करता है, बट थ्रू आउट सोमालिया इट इज़ अल शबाब हुज रिट इज़ रन. उसके बाद अगर हम रेवेन्यू कलेक्शन भी देखेंगे तो अल शबाब का रेवेन्यू कलेक्शन भी सोमालिया के गवर्नमेंट से ज़्यादा है. फाइन, नाउ इफ़ यू विल जस्ट सी ओवर हियर दैट जो इसकी स्टोरी है सोमालिया की वो सेकंड पैराग्राफ में दिया गया है. ठीक है, तो एक बार ये स्टोरी आप देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि हर जगह जितने भी फेल स्टेट्स होते हैं, ठीक है ना, उनका स्टोरी हर जगह सेम ही होता है. तो अगर हम देखेंगे कि तो पहले सोमालिया में एक डिक्टेटर रूल करते थे जिनका नाम था जनरल सियाद बारे. 1991 में इनका रिजीम कोलैप्स हो गया. तो जैसे ही 1991 में एक डिक्टेटर का रिजीम कोलैप्स हुआ वैसे ही सिविल वॉर स्टार्ट हो गया सोमालिया में, बिकॉज देयर आर डिफरेंट वॉरिंग ग्रुप्स इन सोमालिया. तो जैसे कि हमने तालिबान के केस में पढ़ा है कि वहाँ पे भी सोवियत पुल आउट के बाद एक सिविल वॉर चालू हो गया एंड तालिबान एमर्ज्ड एज विक्टोरियस इन दैट सिविल वॉर. तो यहाँ पे भी जब सिविल वॉर चालू हुआ तो अल शबाब एमर्ज्ड एज विक्टोरियस टेररिस्ट ग्रुप इन सोमालिया. फाइन, so Al Shabaab it emerged from this chaos and went on to become what it is today, मतलब a big terrorist group in Horn of Africa, and it is also extending its influence in other region beyond Somalia. ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई भी नया गवर्नमेंट इलेक्ट होता है, ठीक है, so it should focus on providing essential services, goods and relief to the people. क्योंकि सोमालिया में ड्राउट बहुत ज़्यादा होता है, अभी भी वहाँ पे ड्राउट चल रहा है. ठीक है, तो वहाँ पे एक तो सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना दोनों बहुत ज़रूरी है फॉर बिल्डिंग अ प्रॉपर स्टेट और अ प्रॉपर गवर्नमेंट विच टेक्स केयर आफ्टर द वेलफेयर एंड सिक्योरिटी ऑफ द सिटीजन्स. द नेक्स्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, व्हाट नेक्स्ट ऑन डेटा प्रोटेक्शन. तो इस एडिटोरियल में डेटा प्रोटेक्शन लॉ के सारे हिस्ट्रीज भी हैं. सो आई रिकमेंड दैट यू रीड दिस एडिटोरियल 2 to 3 times टू अंडरस्टैंड दिस डेटा प्रोटेक्शन, द बिल्स, व्हाट आर रिक्वायर्ड इन डेटा प्रोटेक्शन टू अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली. तो यहाँ पे देखिए द फर्स्ट पॉइंट इज दैट रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट हैज़ अनाउंस्ड द विड्रॉवल ऑफ पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल. ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या था कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी था बिटवीन अगस्त 2017 एंड जुलाई 2018. अ 10-member कमेटी वाज चेयर्ड बाय फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज विच ड्राफ्टेड द बिल. ये जो बिल जिसने ड्राफ्ट किया था, ठीक है ना, दैट इज़ के कस्तूरी रंगन. तो ही इज़ द, तो यहाँ पे देयर वाज अ सुप्रीम कोर्ट जज हु ड्राफ्टेड दिस बिल, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे द बिल इट वाज देन रिवाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, then it was approved by cabinet and then it was placed in parliament in December 2019. उसके बाद जब ये दिसंबर 2019 में जब पार्लियामेंट में इसको प्लेस किया गया, then it was referred to joint parliamentary committee which is also called as JPC. ठीक है,
अब जेपीसी ने इस बिल को रिव्यू किया और अपना रिपोर्ट सबमिट किया दिसंबर 2021 में, एंड आफ्टर दैट द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू विदड्रॉ दिस बिल। अब जो इंडिया में जो डेटा प्रोटेक्शन की जो पूरी स्टोरी स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है 2017 के केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट राइट टू प्राइवेसी हैड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी जजमेंट में राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया, एंड देन इसी जजमेंट में गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दैट दे मस्ट कम अप विद द बिल टू प्रोटेक्ट द privacy of the citizens. Okay, so the Supreme Court said that there is a need for the state to take active measures to protect an individual's privacy. उसके बाद जो गवर्नमेंट है उसने ये बिल को इंट्रोड्यूस किया। फाइन, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि द नेक्स्ट पैराग्राफ, द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल इकोनॉमी, ओके, इट नेसेसिटेड दैट देयर शुड बी अ लॉ विच टेक्स केयर ऑफ प्राइवेसी। बट अगर हम प्राइवेसी में देखेंगे, सो वी हैव डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, वी हैव स्टेट दैट इज गवर्नमेंट, वी हैव इंडस्ट्री, वी हैव एडवोकेसी ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पे हर एक का जो वर्जन है कि भाई डेटा प्राइवेसी बिल्स में क्या क्या होना चाहिए, वो तीनों स्टेक होल्डर्स के अलग अलग हैं। फॉर एग्जांपल जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है, फॉर एग्जांपल आईटी इंडस्ट्रीज़ हो गए, ठीक है ना, उनको जो डोमेस्टिक प्राइवेसी लॉ है इट इज़ फॉर देम अ कंप्लायंस हर्डल, ठीक है। उसके बाद स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, मतलब गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो सच लॉ कैन लिमिट द इंक्लूसिव डेटा प्रोसेसिंग बाय स्टेट एजेंसीज। फॉर एग्जांपल जो डेटा प्रोसेसिंग होता है, जो मान लीजिए कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जो डेटा कलेक्ट करती रहती हैं सिटीजन्स के, तो उन पे एक रोक लगा सकता है ये बिल को, बिकॉज इफ़ एनी प्राइवेसी बिल इज़ पास्ड देन डेफिनेटली surveillance by state comes under that bill, and state always have to give reason that for what purpose they are carrying out the surveillance of any citizen. उसके बाद individuals they can benefit by the restriction on harmful data processing, क्योंकि अगर state प्रोसेसिंग नहीं कर रहा है डेटा का, सो उनकी प्राइवेसी प्रोटेक्ट हो गई। बट अगर एक पुअरली ड्राफ्टेड बिल आया विच गिव्स एग्जेम्पशंस टू स्टेट एजेंसीज फ्रॉम कैरिंग आउट सर्वेलेंस, देन इट कैन बी हार्मफुल टू दिस इंडिविजुअल्स। तो जो ये जो बिल था जिसको विड्रॉ किया गया है उसमें ये इस टाइप का एक एग्जेम्पशन था, ठीक है। अब हम आते हैं कि जो हमने यहाँ पे जो कमेटी के बारे में पढ़ा, जो सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज के अध्यक्षता में जो कमेटी बैठी थी विच फ्रेम्ड दिस प्राइवेसी लॉ, so that is called as Sri Krishna committee. Fine, so if you will just see over here that it was called as Sri Krishna committee, this is, information is very important. Based on this the government introduced the bill in 2019 which was then referred to JPC in 2021. ठीक, now over here अगर हम देखेंगे कि the author is saying कि अगर 2018 से लेके 2021 तक हम आए, ठीक, सो वी विल सी कि यहाँ पे एक चीज़ है, वो ये है कि जो प्राइवेसी का जो स्टैंडर्ड है जो श्री कृष्णा कमेटी ने अपने बिल में रखा था उसका डाइल्यूशन होते चले गया, ठीक है ना। सो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर कंसर्न। सो इफ यू विल जस्ट सी दैट लॉ एनफोर्समेंट इंटरेस्ट वर सीन एज बीइंग ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द 2018 ड्राफ्ट। कौन सा ड्राफ्ट? जो के कस्तूरी रंगन जो श्री कृष्णा कमेटी ने बनाया था, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जब गवर्नमेंट ने 2019 में जब बिल इंट्रोड्यूस किया तो उसमें जो श्री कृष्णा कमेटी का जो पॉइंट था उसको नहीं माना गया, बट जब और गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी एजेंसीज को एग्जेम्पशंस दे दिया फ्रॉम द डेटा प्रोटेक्शन बिल। ओके, सो इफ यू विल जस्ट सी that the JPC recommended moving away from personal data protection law towards law to govern the entire data ecosystem। उसके साथ साथ इस बिल ने और भी सजेस्ट किया, रिकमेंड किया कि एक मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है टू फॉर पुटिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन सोशल मीडिया एंड अदर कंपनीज। ओके, सो इससे क्या हुआ कि ये जो बिल है एक तो ये बहुत बड़ा हो गया और उसके बाद जो डेटा प्राइवेसी के कंसर्न्स थे वो बहुत सारे डाइल्यूट हो गए। ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड द ऑथर्स दे आर सजेस्टिंग some of the things which should be taken care of in new bill which will be introduced. So the first is that government is going to introduce not a single bill but different bills for protecting the privacy. Okay, so this is the first important thing government should do. Okay, उसके बाद
The second issue is that nature of privacy protection and any new law will provide to the individuals. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि the 2018 law जो था it was based on European General Data Protection Regulation, ठीक है, but there are many criticism against this General Data Protection Regulation because it is not suited to Indian condition. क्योंकि अगर हम इंडिया में देखेंगे तो जैसे कि ये जो यूरोप का जो फ्रेमवर्क है, ठीक है ना, ये बहुत ही हैवी फ्रेमवर्क है एंड इट कॉल्स फॉर क्रिएटिंग अ क्रॉस सेक्टोरल डेटा प्रोटेक्शन एंटिटी विद पावर टू टेक सिग्निफिकेंट कोअर्सिव एक्शन इफ समबडी इज नॉट फॉलोइंग द प्रोविजन ऑफ दिस रूल. बट अगर हम इंडिया में देखेंगे सो रूल ऑफ लॉ कैपेसिटी जो है हमारी वो यूरोप की तरह नहीं है और बहुत सारे रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स हैं. सो दिस रूल, यूरोपियन रूल, इज़ नॉट सूटेड टू इंडियन कंडीशन. सो इसको सॉल्व करने के लिए बिल को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लेना पड़ेगा. पहले तो जो इसमें डेटा प्रोटेक्शन करना है या प्राइवेसी जो प्रोटेक्ट करना है, इट शुड बी बेस्ड ऑन रिस्क बेस्ड, कि क्या क्या रिस्क है प्राइवेसी को या डेटा प्रोटेक्शन को. ओके, उसके बाद उस रिस्क के बेसिस पे हमें रेगुलेट करने की ज़रूरत है दो तरीके से, को रेगुलेशन एंड सेल्फ रेगुलेशन विद द एक्टिव सपोर्ट फ्रॉम रेगुलेटर. फाइन. तो इससे क्या होगा कि अगर को रेगुलेशन और सेल्फ रेगुलेशन कंपनीज खुद कर रही हैं, ठीक है, तो इससे कंप्लायंस बर्डन जो कोर्ट के ऊपर है वो बहुत ज़्यादा घट जाएगा. उसके बाद द न्यू बिल शुड ऑल्सो इंक्लूड मोर प्रोविजंस टू एंश्योर दैट द रेगुलेटर यूजेस इज पावर वेरी वेल. एंड इफ द लॉ इज बीइंग ड्राफ्टेड, द गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट इन बिल्डिंग सम एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी टू इम्प्लीमेंट इट. So these are some of the suggestions put forward by this two eminent person in this article. So read this article 2 to 3 times, so you will get the knack of data privacy and data protection in India. चलो अब हम फटाफट एक बार एक आर्टिकल देख लेते हैं बेल से रिलेटेड. इसमें बेल के बारे में बात हुई है. सो वी विल जस्ट टेक सम इम्पॉर्टेंट डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक राइट टू प्राइवेसी इन 2017 दैट इज़ के एस पुट्टास्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल किया अपना एक 1976 का डिसीजन दैट इज़ एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला. फाइन. सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि एक रिसेंट जजमेंट और है सुप्रीम कोर्ट का दैट इज़ विजय मंडल लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. दिस इज़ रिलेटेड विद बेल इन पीएमएलए. तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है it is somewhat similar to ADM Jabalpur case, that is this case which was overturned in 2017. फाइन. अगर हम PMLA एक्ट देखेंगे तो उसमें एक सेक्शन 45 आता है फॉर बेल. सो इट सेज दैट द अरेस्टेड पर्सन मस्ट परसुएट द कोर्ट दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट ही इज़ नॉट गिल्टी ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस. ओके, इट मीन्स कि अपने आप को प्रूव करना, नॉट गिल्टी प्रूव करना, दैट इज़ द बर्डन ऑफ द एक्यूज्ड. ओके. उसके बाद एक जजमेंट और है 2017 का, निकेश ताराचंद शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रीटिंग द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इज लेस हीनियस देन द टेररिज्म इटसेल्फ. तो यहाँ पे टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिफरेंस रखा था, बट इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ओवरटर्न कर दिया. दैट इज विजय मंडल लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ठीक है. अब कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग इज एज हीनियस एज टेररिस्ट एक्ट एंड ग्रेट डेंजर टू द कंट्री. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने और भी कहा दैट ईडी को कोई ऑब्लिगेशन नहीं है टू शेयर द एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट विद द एक्यूज्ड. मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने क्या क्या चार्जेस लगाए हैं किसी पर्सन को अरेस्ट करते वक्त वो बताने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. तो जो ECIR होता है, इंफॉर्मेशन केस इंफॉर्मेशन एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इट कंटेन्स द रैशनल फॉर ED टू रजिस्टर द ऑफेंस. बट कोर्ट ने कहा कि ये नॉर्मल FIR नहीं है, ये ED का FIR है, तो दैट शुड नॉट बी शेयर्ड विद द एक्यूज्ड. ओके. ठीक है. अब इससे प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, तो देखिए बस इसी पैराग्राफ में लिखा हुआ है दैट दिस मीन्स दैट वंस अ पर्सन हैज़ बीन अरेस्टेड. अगर किसी पर्सन को PMLA के अंडर अरेस्ट कर लिया गया है, ठीक है, सो
इन ऑर्डर टू गेट बेल, उस पर्सन को पहले तो ये बताना पड़ेगा कि उसने ये ऑफेंस कमिट नहीं किया है, और वो भी बिना ECIR रिपोर्ट के, so that becomes very difficult. अब यहाँ पे हम एक और केस पे आते हैं, NIA वर्सेस जहूर वटाली 2019. उसमें सुप्रीम कोर्ट वाज कंसिडरिंग द बेल स्टैंडर्ड्स अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब व्हेन कोर्ट इज कंसिडरिंग अ बेल एप्लीकेशन, इट शुड हैज टू सी ओनली अ प्राइमा फेसी केस अगेंस्ट द एक्यूज्ड इज मेड आउट. इट ओके, द कोर्ट कैन नॉट एंटर इनटू एन एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस. मतलब कोर्ट एविडेंस की क्वालिटी को चेक नहीं कर सकती, बस उसको प्राइमा फेसी ये जज करना है कि क्या वो प्राइमा फेसी दैट पर्सन इज गिल्टी और नॉट. द नेक्स्ट इज एक्सप्लेनर सीरीज, दिल्ली पुलिस यूज ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी. ठीक है, सो दिल्ली पुलिस एक RTI फाइल किया गया जिसमें ये पाया गया कि दिल्ली पुलिस जो है वो 80% सिमिलैरिटी अगर फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी सिस्टम में आ जाता है तो उसको पॉजिटिव मान लेती है. ठीक है, तो दिल्ली पुलिस ने सबसे पहले फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए परमिशन लिया दिल्ली हाई कोर्ट से इन सर्दन हलदार वर्सेस NCT ऑफ दिल्ली केस. बट यहाँ पे क्या था कि द कोर्ट हैड ऑथराइज द यूज़ ओनली फॉर चिल्ड्रंस केस. ओके, जो चिल्ड्रंस जो गुम हो जाते हैं, ठीक है ना, मिसिंग चिल्ड्रन केस के केसेस में ही बताया गया था. बट उसी में दिल्ली पुलिस ने ये भी सबमिट किया था कि जो इसकी एक्यूरेसी है वो सिर्फ 2% है. ठीक, बाद में ये रिपोर्ट आया कि दिल्ली पुलिस ये सेम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है टू अरेस्ट anti-CAA प्रोटेस्टर्स इन 2019. फाइन, तो अगर हम फेशियल रिकॉग्निशन को देखेंगे तो इट इज़ एन एल्गोरिथम बेस्ड टेक्नोलॉजी विच क्रिएट्स अ डिजिटल मैप ऑफ फेस. वो एक फेस का डिजिटल मैप क्रिएट करेगा, बाद में उसकी मैचिंग होती है फोटोग्राफ से. ठीक है, और अगर वो मैच कर गया तो ये पता लग जाता है कि ओके दिस पर्सन इज द सेम एज इन फोटोग्राफ. ठीक है, और ये दिस टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो यूज टू अनलॉक द फोन्स. ओके, दिस इज कॉल्ड एज 1:1 कि एक पर्सन का फेशियल मैपिंग एक पर्सन के फ़ोटो से मैच कराने के लिए यूज़ किया जा रहा है. बट अगर हम इसको हर इन्वेस्टिगेशन में यूज़ करने की कोशिश करें, मतलब कि समझो कि एक डेटाबेस है जिसमें बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, दिस विल बी द केस ऑफ नॉट 1:1, दिस विल बी द केस ऑफ 1:n. मतलब हम एक फेशियल मैप को बहुत सारे फ़ोटो से मैच करवा रहे हैं टू फाइंड द एक्यूज्ड. फाइन, बट यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि इसकी एक्यूरेसी बहुत कम है. ठीक है, तो इसमें मिस अरेस्ट भी हो सकता है. कोई जो गिल्टी नहीं भी है उसको भी अरेस्ट किया जा सकता है. ठीक है, सो दिस इज़ द इशू ओवर हियर. जैसे कि अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि 2018 में अमेरिकन सिविल लिबर्टीज़ यूनियन ने रिवील किया था कि अमेजॉन का भी एक ऐसा फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है रिकॉग्निशन. तो उसने 28 मेंबर ऑफ कांग्रेस को गलत रिकॉग्नाइज कर लिया था. ठीक है ना, गॉट इट. एंड इफ यू विल जस्ट सी कि अगर जो 28 लोग थे उसमें जो मैक्सिमम लोग थे दे वर पीपल ऑफ कलर, मतलब नॉन वाइट. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स रिलेटेड टू फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी ऑफ दिल्ली. फाइन, अब ये दिल्ली जो है क्या वो एक अकेला है जो इसको यूज़ कर रहा है. सो इफ यू विल सी दैट मल्टीपल सिटीज़ लाइक कैलकाटा, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद एंड लखनऊ, दे आर रोलिंग आउट सच प्रोग्राम्स कॉल्ड एज सेफ सिटी प्रोग्राम्स which are implementing surveillance infrastructure to reduce gender-based violence. Now let's come over here. One-liner news that the Union Health Ministry has drawn up a proposal to set up 2 tertiary level centers for treatment of people exposed to chemical, biological, radiological and nuclear incidents on attacks. Okay, तो ये जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, it says that these facilities will come up at Stanley Medical College in Chennai and AIIMS Jhajjar campus. Now friends, let's come to foreign page now. So यहाँ पे Zelensky he has warned of ugly Russian attack around Independence Day. तो हमने तो पहले फ्रंट पेज पे पढ़ा है कि रशिया मॉस्को में एक ब्लास्ट हुआ है और यूक्रेन ने कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी ओन करने से मना कर दिया है. अब जो वहाँ के प्रेसिडेंट है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, ओके,
He has urged that there should be vigilance ahead of celebration of 31 years of Ukraine's independence from Soviet rule on August 24. ठीक है, 31 ईयर्स कैसे हो गए? तो अगर हम देखेंगे 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, ठीक, तो उसमें 15 रिपब्लिक्स वेर बॉर्न, तो उसमें से एक यूक्रेन भी था। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है, ये डे आप रिमेंबर कीजिएगा कि यूक्रेन जो है वो अपना इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट करता है, सो दैट इज़ 24 अगस्त, जस्ट 9 days आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। द नेक्स्ट इज अगेन वन लाइनर, सिंगापुर विल रिपील लॉ अगेंस्ट गे सेक्स सेज प्राइम मिनिस्टर। सो सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर है ली हिजेन लूंग, सो ही हैज़ अनाउंस्ड दैट country will repeal a colonial area law criminalizing gay sex, okay, but he has maintained that government will continue to uphold marriage as between a man and a woman। ठीक है, जो मैरिज होगा वो सिर्फ मैन और वुमेन का ही होगा, वो गे कपल्स या लेस्बियन कपल्स का नहीं हो सकता। द नेक्स्ट इज अगेन वन लाइनर, पाकिस्तान सिंगर नैयारा नूर passes away। सो सेलिब्रेटेड पाकिस्तानी सिंगर नैयारा नूर, ओके, so she has passed recently। so she was born in Guwahati 1950। देखिए, जो ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ होते हैं इनके बेसिक्स के बारे में भी जानना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि एलेट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो शी वॉज बॉर्न इन गुवाहाटी 1950। तो उनके जो फादर थे वो मेंबर थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, एंड ही होस्टेड पाकिस्तान फाउंडिंग फादर मोहम्मद अली जिन्ना ड्यूरिंग हिज ट्रिप टू असम बिफोर 1947। और ये फैमिली जो है इनकी ये पाकिस्तान में माइग्रेट की कुछ 1958 में, वो भी लाहौर में। ओके, अब इनके कुछ क्रिएशंस हैं, कभी कभी ये भी आ जाता है, कुछ इनके फेमस गज़ल्स हैं, उनके नाम है ए जज्बा ए दिल घर में चाहूँ, ठीक है, देन बरखा बरसे, फाइन, अ हिंदी पोएम बाय फेस, दिस इज सम ऑफ अ सॉन्ग विच हैज़ बीन सung बाय नैयारा नूर। सो friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.